हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनीत पेंडारी और आज हम बेसिक्स ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के बाद वाला वीडियो सेकंड वीडियो उस सीरीज का देखेंगे जिसमें हम कुछ बेसिक फंडामेंटल्स देखेंगे। बेसिक फंडामेंटल्स जो अपन ने कल देखे थे वो थे स्ट्रेस, स्ट्रेन, व्हाट इज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, सिग्निफिकेंस ऑफ मैकेनिक्स और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। आज थोड़ा उससे आगे जाके टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस, टाइप्स ऑफ स्ट्रेन से आगे जाके वी विल बी डिस्कसिंग इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी एंड हुक्स लॉ, डिपेंडिंग ऑन दैट स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप। आप देख रहे हो और आप हो मेरे साथ मेरे YouTube चैनल पर जिसमें अपन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के रिगार्डिंग, बेसिक्स ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के रिगार्डिंग वाला वीडियो अपन देख चुके। नेक्स्ट सेकंड फॉलोइंग टू दैट सेकंड वीडियो जिसमें स्ट्रेस स्ट्रेन कंसेप्ट से आगे जाके अब अपन देखेंगे व्हाट इलास्टिसिटी इज ऑल अबाउट। इलास्टिसिटी को ऐसा बोलते हैं कि इट इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच बॉडी रिगेन्स बैक ओरिजिनल शेप एंड साइज ऑन द रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। अपने को सबको पता है फोर्स लगाओगे तो बॉडी का डिफॉर्मेशन होगा। डिफॉर्मेशन का मतलब क्या? चेंज इन शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी। फोर्स लगाने के बाद बॉडी का डिफॉर्मेशन हो रहा, पर जैसे ही आप फोर्स हटा दे रहे बॉडी इज रिगेनिंग बैक ओरिजिनल शेप एंड साइज। जैसे बॉडी पहले थी वैसे ही बन रही, उसको बोलते इलास्टिक बॉडी। और जिस बॉडी में ये प्रॉपर्टी रहती वो हो जाएगी इलास्टिक बॉडी बेसिकली। और इस प्रॉपर्टी को द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच body regains back original shape and size on the removal of external force is what we call as elasticity. जब आप किसी रबर बैंड को खींचते हो तो खींचने के बाद उसकी लेंथ बदलती, उसका शेप बदलता, जैसे ही छोड़ देते हो इट रिगेन्स बैक ओरिजिनल शेप एंड साइज। और ये जो पार्ट है जिसमें बॉडी अपनी शेप एंड साइज फोर्स हटाने के बाद रिगेन करता, उस प्रॉपर्टी को अपन बोलते हैं इलास्टिसिटी। जबकि इसके एग्जैक्ट अपोजिट इज व्हाट प्लास्टिसिटी इज। व्हाट प्लास्टिसिटी सेज कि फोर्स लगाने के बाद बॉडी का डिफॉर्मेशन तो हो रहा, बॉडी में शेप और चेंज इन शेप एंड साइज तो हो रहा, पर जब फोर्स निकाल लेते हो तो बॉडी डू नॉट रिगेन बैक ओरिजिनल शेप एंड साइज। जो हो गया वो परमानेंट हो गया उस बॉडी में। ऐसी प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच बॉडी रिटेन्स, वहां रिगेन्स था इलास्टिसिटी में, यहाँ रिटेन्स इट्स शेप एंड साइज, डिफॉर्म शेप एंड साइज, do not regain back original shape and size after the removal of external force is what is plasticity. देखो फिर से एक बार मैं दोनों डेफिनेशन फिर से एक बार दोहराता हूँ। इलास्टिसिटी is the property by virtue of which body regains back original shape and size on the removal of external force. Plasticity is the property by virtue of which body do not regain back original shape and size on the removal of external force. इसमें डिफॉर्मेशन टेम्पररी रहता है ऐसी बॉडीज में, ऐसी बॉडीज में डिफॉर्मेशन परमानेंट होता। नाउ व्हाट we will be doing moving further from this is we will be studying Hooke's law. Hooke's Hooke's law. Now what Hooke's law states is within elastic limit, अगर किसी बॉडी को इलास्टिक लिमिट के अंदर उसके स्ट्रेस कर रहे हो, इलास्टिक लिमिट यानी क्या? वो पर्टिकुलर पॉइंट आप टिल विच बॉडी विल रिगेन बैक ओरिजिनल शेप एंड साइज, जब तक बॉडी में इलास्टिसिटी प्रिवेल करती, जिस लिमिट तक, जिस पॉइंट तक इलास्टिसिटी प्रिवेल करती वो हो गया इलास्टिक लिमिट। तो ऐसे इलास्टिक लिमिट में अगर बॉडी को स्ट्रेस किया जाए तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। Whenever the material is stressed within elastic limit, stress is directly proportional to strain. अपन ने कल देखा था कि स्ट्रेस को, इसके पहले वाले वीडियोस में अपन ने देखा था, जो पहला वीडियो था बेसिक्स ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का, उसमें देखा था कि स्ट्रेस को P से डिनोट करते, स्ट्रेन को स्मॉल e से डिनोट करते, एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लाते और इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को बोलते मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसी का दूसरा नाम है यंग्स मॉड्यूलस। तो within elastic limit stress is directly proportional to strain
स्ट्रेस को स्मॉल p से डिनोट करते, स्ट्रेन को स्मॉल e से, तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लाते और इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को अपन बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी और यंग्स मॉड्यूलस। हुक्स लॉ हो गया। अगर आपको बेसिक्स ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का आपने वीडियो देखा है तो उसमें अपन ने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की डेफिनेशन को एक्सप्लेन किया था, सिग्निफिकेंस को एक्सप्लेन किया था, उसके स्ट्रेस की डेफिनेशन थी, टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस थी, स्ट्रेन की डेफिनेशन थी, टाइप्स ऑफ स्ट्रेन थी। आज उसके आगे अपन ने इलास्टिक लिमिट, इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी ये दो प्रॉपर्टीज देखी, और अब हुक्स लॉ देख रहे हैं कि व्हेन मटेरियल इज स्ट्रेस्ड विद इन इलास्टिक लिमिट, stress is directly proportional to strain. Yes, for a material, stress is directly proportional to strain when stressed within elastic limit. Small p is directly proportional to small e. Small p is equal to capital E into small e. अगर इसका सारी चीजों का आपको थ्योरेटिकल पार्ट चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन माय नंबर्स 9372643264। कि आपको पीडीएफ चाहिए, रिटर्न पार्ट चाहिए, आई विल व्हाट्सएप यू दैट पर्टिकुलर पार्ट। लेट अस कम बैक टू द नेक्स्ट एंड टॉपिक दैट वी वर सपोज्ड टू डिस्कस आफ्टर प्लास्टिसिटी, इलास्टिसिटी एंड हुक्स लॉ, एंड दैट इज स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। एज फार एज क्वेश्चन पेपर्स, यूनिवर्सिटी पेपर्स ऑफ strength of material is concerned, mechanics of material is concerned, ऐसा बोला जाता। क्वेश्चन कैसा आता पेपर में? तो क्वेश्चन ऐसा आता, explain the behavior of mild steel when subjected to universal testing machine। UTM नाम की एक मशीन रहती, उसको बोलते यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। अब इसको यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन क्यों बोलते? तो इस मशीन में डिफ्लेक्शन टेस्ट होती, इस मशीन पे टेंशन टेस्ट होती, इस मशीन पे कॉम्प्रेशन टेस्ट होती, इस मशीन पे शियर टेस्ट परफॉर्म होती। सिंस वी कैन परफॉर्म नंबर ऑफ टेस्ट ऑन दैट मशीन, देयरफॉर दिस इज सेड टू बी यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। तो वो क्वेश्चन का हेडिंग आए कि एक्सप्लेन बिहेवियर ऑफ माइल्ड स्टील व्हेन सब्जेक्टेड टू यूटीएम, या एक्सप्लेन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, सबका आंसर सेम रहेगा अपने हिसाब से। शुरू कैसे करेंगे? तो व्हाट वी विल से इज कंसीडर अ मटेरियल, कंसीडर अ मेंबर, फिर मेंबर में वुड हो सकता, मेंबर में स्टील हो सकता, एल्यूमिनियम हो सकता, माइल्ड स्टील रह सकता, कोई भी मेंबर किसी भी मटेरियल का बना हुआ, अगर उसको यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन को, टेंशन टेस्ट को, कंप्रेशन टेस्ट को सब्जेक्ट करते हो, तो वी स्टार्ट इट लाइक दिस। Consider a member subjected to universal testing machine. If we plot a curve between stress along y-axis and strain along x-axis, stress को डिनोट करते स्मॉल p से, उसका यूनिट है न्यूटन पर mm स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। स्ट्रेन को डिनोट करते स्मॉल e से, इसका कोई यूनिट नहीं रहता। स्ट्रेन आ जाएगा आपका x एक्सिस के लॉन्ग, स्ट्रेस आएगा y एक्सिस के लॉन्ग, ये होगा ओरिजिन। इनिशियली जब मेंबर पे कोई लोड नहीं लगता, क्योंकि स्ट्रेस क्या है? लोड अपॉन एरिया। जब कोई लोड ही नहीं लगता तो कोई स्ट्रेन नहीं होती, कोई स्ट्रेस नहीं होती, एंड इट करस्पॉन्ड्स टू पॉइंट 2। as you go on applying external load, yeah, as you go on increasing stress, strain also increases and follows a straight line। देखो मैं ये जो बना रहा हूँ ये लाइन है, लाइन का मतलब ये एंगल 45 डिग्री रह सकता, लाइन का मतलब ये एंगल 30 डिग्री रह सकता, 60 डिग्री रह सकता, बट इट शुड बी अ स्ट्रेट लाइन अप टू पॉइंट ए। यानी अप टू पॉइंट ए स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। देखो स्ट्रेस अलोंग y एक्सिस है, स्ट्रेन अलोंग x एक्सिस है, P equal to capital E into small e was Hooke's law। This is of the format y equal to m into x, और y equal to m into x क्या है? तो it is equation of a line passing through origin। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि a पॉइंट तक जब तक Hooke's law applicable है तब तक stress is directly proportional to strain। पॉइंट a तक Hooke's law is applicable। ए के बाद अगर आप स्ट्रेस बढ़ाते हो तो इट फॉलोज अ सेकंड डिग्री कर्व अप टू पॉइंट बी। बी पॉइंट को बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। देखो पॉइंट ए जो है
पॉइंट ए तक हुक्स लॉ इज अप्लीकेबल, हुक्स लॉ अप्लीकेबल। पॉइंट ए तक स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, हुक्स लॉ इज अप्लीकेबल। पॉइंट बी जो है, पॉइंट बी को अपन बोलते इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट। इसका मतलब क्या हुआ कि पॉइंट बी तक जब आप स्ट्रेस लगाओगे तो स्ट्रेन जनरेट होगी, लेकिन स्ट्रेस हटा दो तो बॉडी विल रिगेन बैक ओरिजिनल शेप एंड साइज। इसके बाद लेकिन जो होगा वो परमानेंट होगा अप टू पॉइंट सी। फिर सी को बोलते हैं पॉइंट सी इज अपर यील्ड पॉइंट, वाई आई ई एल डी। पॉइंट सी को बोलते हैं अपर यील्ड पॉइंट, और सी के करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस आती उसको बोलते अपर यील्ड पॉइंट स्ट्रेस। यहां से बॉडी में प्लास्टिसिटी जनरेट, बी के आगे प्लास्टिसिटी है, और फिर यहां से बॉडी में सेमी लिक्विडिटी टाइप पार्ट होता, बॉडी सेमी इलास्टिक स्टेट जनरेट कर जैसा होता। डी को बोलते लोअर यील्ड पॉइंट। यील्ड स्ट्रेस बेसिकली क्या है, तो यील्ड स्ट्रेस वो फेज है जहां पर लोड थोड़ा भी कम ज्यादा करो तो स्ट्रेन में बहुत ज्यादा चेंज आता। थोड़ा सा माइन्यूट लोड आपने कम कर दिया, ज्यादा कर दिया तो स्ट्रेन ज्यादा हो जाती। पॉइंट डी जो है, उस पॉइंट डी को बोलेंगे लोअर यील्ड पॉइंट स्ट्रेस। यहां से आगे यू विल हैव पॉइंट ई, ई को बोलते रैप्चरिंग स्ट्रेस, ब्रेकिंग स्ट्रेस। यहाँ पे मटेरियल में क्रैक्स डेवलप होती, मटेरियल में पूरी तरह दो टुकड़े तो नहीं होंगे पर क्रैक डेवलप होंगी, और फिर क्रैक डेवलप होने के बाद टूटने तक के पार्ट को बोलेंगे, एफ पर के स्ट्रेस को बोलेंगे ब्रेकिंग स्ट्रेस। ई पॉइंट सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा है, इसलिए इसको अल्टीमेट बोलते, अल्टीमेट स्ट्रेस बोलते। अब ये कर्व डक्टाइल मटेरियल्स के लिए चलता, अगर ब्रिटल मटेरियल हो जैसे कांच हो, लीड हो, कास्ट आयरन भी हो सकता, ब्रिटल मटेरियल में कभी क्रैक्स डेवलप होती नहीं और फिर टूटता नहीं। कांच को कभी नीचे गिराओ तो क्रैक डेवलप हो गई और फिर उसको बाद में तोड़ा, ऐसा नहीं होता, उसके डायरेक्ट दो टुकड़े बनते। और इसलिए ब्रिटल मटेरियल के केस में ये ब्रेकिंग स्ट्रेस ही सबसे ज्यादा स्ट्रेस है। अब देखो नॉर्मली स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में ये वाला पार्ट E टू F का कर्व ज्यादा काम का है रादर देन E टू F डैश। डक्टाइल मेटल अपने को ज्यादा काम के है रादर देन द कर्व फॉर ब्रिटल मटेरियल। मैं थोड़ी देर पहले बताया कि ब्रिटल मटेरियल का मतलब होगा ग्लास, लीड, जिसमें कभी क्रैक डेवलप नहीं होगी, डायरेक्ट टूट जाएगा। लेकिन लकड़ा है या फिर कोई भी डक्टाइल मटेरियल हो, एल्यूमिनियम हो सकता, माइल्ड स्टील हो सकता, उसमें पहले क्रैक डेवलप होगी और फिर क्रैक डेवलप होने के बाद टूटने को बहुत ज्यादा ताकत नहीं लगती, इसलिए ब्रेकिंग स्ट्रेस इज ऑलवेज लेस देन अल्टीमेट स्ट्रेस। अल्टीमेट स्ट्रेस डक्टाइल में सबसे ज्यादा होगी। ये अल्टीमेट स्ट्रेस जो होगी यहाँ पे मटेरियल्स में फ्रैक्चर डेवलप होगा, क्रैक्स डेवलप होगी, वो मेंबर काम का नहीं रहेगा इसके बाद, और इसलिए इसको अल्टीमेट बोल देते हैं डक्टाइल के लिए। ब्रिटल के लिए लेकिन ब्रेकिंग ही सबसे ज्यादा होगी। सिंपल सा कर्व है, बहुत बार पूछा जाता, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। याद इतना रखना कि जब अपन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व प्लॉट करेंगे, स्ट्रेस विल बी ऑलवेज अलोंग y एक्सिस, strain will be along x axis. Initially when no load is applied there will not be any stress and there will not be any strain, point O होगा। as you go on applying load या as you go on increasing stress, stress will be directly proportional to strain up to point A। directly proportional का मतलब straight line बनने को ना 45 डिग्री ही हो, कोई रूल नहीं, 60 डिग्री हो सकता, 30 डिग्री हो सकता, it should be a line passing through origin। आफ्टर पॉइंट ए इट इज अ कर्व। कर्व का मतलब ऐसा होता है कि स्ट्रेस इज नाउ नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन बट इलास्टिसिटी प्रिवेल्स, बी इज इलास्टिक लिमिट। बी तक स्ट्रेस लगाओगे तो स्ट्रेन जनरेट होगी, लेकिन स्ट्रेस निकाल लो तो बॉडी विल रिगेन बैक ओरिजिनल शेप एंड साइज। पॉइंट सी को बोलते हैं अपर यील्ड पॉइंट स्ट्रेस, पॉइंट डी को बोलते हैं लोअर यील्ड पॉइंट स्ट्रेस,
पॉइंट ई इज अल्टीमेट स्ट्रेस। अल्टीमेट स्ट्रेस डक्टाइल के केस में वो होती जहां फ्रैक्चर डेवलप होता, जहां क्रैक्स डेवलप होती, जहां वो मेंबर यूजलेस हो जाता। लेकिन ब्रेकिंग के लिए उस केस में थोड़ी कम ताकत लगती, कम स्ट्रेस लगती, तो ब्रेकिंग इज ऑलवेज लेस देन फ्रैक्चरिंग इन केस ऑफ डक्टाइल मटेरियल। ब्रिटल में ब्रेकिंग ही सबसे ज्यादा होगी, तो ब्रेकिंग ही अल्टीमेट होगी इन केस ऑफ ब्रिटल। This is simplest stress strain curve. It is applicable to all। कोई भी आए पेपर में एग्जाम में, चाहे माइल्ड स्टील आए चाहे एल्यूमिनियम आए, अपने लिए आंसर इसी टाइप का हो। आज के इस वीडियो में अपन ने इलास्टिसिटी की डेफिनेशन देखी, प्लास्टिसिटी की डेफिनेशन देखी, फिर उसके बाद हुक्स लॉ देखा, और अब स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व या बिहेवियर ऑफ अ मेंबर व्हेन सब्जेक्टेड टू यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन बाय मींस ऑफ ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन देखा। दिस इज द वीडियो नेक्स्ट आफ्टर बेसिक्स ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। अगर आप ये चाहते हो कि आपको मटेरियल बरोबर सीक्वेंस में मिले, वीडियोस सीक्वेंस में मिले, जैसे जैसे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के वीडियो आएंगे आपको नोटिफिकेशन आए, तो मेरे YouTube चैनल को, अनित पेंडारीज YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन प्रेस करिए, ताकि आपको सीक्वेंस में, सीरीज में सारे वीडियोस आएंगे। इसके थ्योरेटिकल पार्ट रिगार्डिंग अगर कोई डॉक्यूमेंट चाहिए, मटेरियल चाहिए, तो यू कैन WhatsApp me, you can call me on my numbers. My numbers once again, I'll repeat 9372643264, 9372851339. Don't hesitate to call. You can ask any questions on this video, on previous video to me. Feel free to call out on these numbers, WhatsApp on these numbers. मटेरियल मैं पूरा दे रहा हूँ, एग्जाम ओरिएंटेड दे रहा हूँ, बस आपको काम क्या करना है, तो ये सुनना है, ये देखना है, इससे नोट्स बनानी है। नहीं बना पाओ तो मेरे को मटेरियल के लिए व्हाट्सएप कर सकते हो। होप कि दिस विल मेक टोटल सब्जेक्ट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जैसे जैसे वीडियोस आते जाएंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सिंपल होता जाएगा। दो चीजें करनी है, वीडियोस देखने हैं और मेरे यूट्यूब चैनल अमित पेंडारीज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के सारे वीडियोस इसी तरह फॉलो होंगे। पहला वीडियोस था जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के स्टार्ट में आया था, वो था बेसिक्स ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। अब ये वाला जो है दैट विल हैव इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी एंड स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। थैंक यू फ्रेंड्स।